तर हा संवाद या पुस्तकातला आपण पाहिलेला आहे आणि या पुस्तकातल्या संवादानंतर तसेच अनेक धक्कादायक मोठे दावे जे आहेत ते देखील या पुस्तकात केले गेलेले आहेत। या पुस्तकाच्या ज्या लेखिका आहेत प्रियम गांधी मोदी यांच्याशी अगदी एक्सक्लुझिव्हली बातचीत केली आहे आमचे प्रतिनिधी दिनेश दुखंडे यांनी, ती ऐकूया। महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार वर्षपूर्तीच्या अगदी समीप आहे, पण वर्षभरापूर्वी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे कठीण वाटणारं समीकरण, हे कठीण वाटणारं सरकार कसं अस्तित्वात आलं याबद्दल 1 वर्ष झाल्यानंतरही लोकांच्या मनात उत्सुकता कायम आहे, जिज्ञासा कायम आहे। एक नवं पुस्तक वाचकांच्या भेटीला येत आहे। राजकीय लेखिका प्रियम गांधी मोदी या पुस्तक वाचकांच्या भेटीला आणता आहेत आणि त्या पुस्तकात अनेक गौप्यस्फोट आहेत, खुलासे आहेत। वर्षभरात तुम्ही अनेक किस्से ऐकले असतील, अनेक गौप्यस्फोट तुम्ही पाहिले असतील, पण या पुस्तकात आणखी काही महत्त्वाचे गौप्यस्फोट आहे। विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि विद्यमान महाविकास आघाडीचे शिल्पकार शरद पवार हे भाजपबरोबर सरकार बनवू इच्छित होते, त्यासाठी काही प्रयत्न, बैठका झाल्या। अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा पहाटेचा जो शपथविधी झाला त्यामागे नेमकं काय राजकारण होतं, पवार कुटुंबातला नेमका कलह काय होता, अशा सगळ्या गोष्टींवर यात काही खळबळजनक गौप्यस्फोट आहेत, काही खुलासे आहेत आणि काही दावे प्रियम गांधी मोदी यांनी केलेले आहेत। आपण थेट प्रियम गांधी मोदी यांच्याशी संवाद साधणार आहोत आणि नेमकं हे पुस्तक काय आहे, ते कधी वाचकांच्या भेटीला येते हे आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत। मैम, पहले तो TV9 मराठी में आपका स्वागत है। आपने एक किताब लिखी है, वो जल्द ही लोगों के सामने आने वाली है। ये कौन सी किताब है और ये कब लोगों के सामने आएगी? ये किताब का नाम है ट्रेडिंग पावर। ये 28 को लॉन्च होगी। ऑलरेडी आप अमेज़ॉन पे प्री ऑर्डर कर सकते हैं और ये हैशेट इंडिया ने पब्लिश की है, जो वर्ल्ड की नंबर 2 पब्लिशिंग हाउस है। हाँ, यस। अब तक 3 किताबें आई हैं और कई सारे इंटरव्यूज हुए हैं। ये सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार कैसे बनी, इस पे बहुत सारे खुलासे हुए। आपकी किताब में एक जो सबसे पहला दावा या खुलासा है कि शरद पवार बीजेपी के नेताओं से मिले और सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये क्या दावा है, आप बताएंगे? जी, ये बिल्कुल सही है। ये दावा मेरी किताब में है। अर्ली नवंबर, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर एनसीपी के बहुत ही सीनियर 2 नेता फडणवीस जी के घर पहुंचे वर्षा पे और उन्होंने ये इंडिकेशन दिया कि पवार साहब को बीजेपी को समर्थन देने में इंटरेस्ट है। फडणवीस जी ने तुरंत अमित शाह जी से बात की और अगले ही दिन दिल्ली में अमित शाह जी के घर पर उनकी बैठक हो गई। वो मीटिंग में पवार साहब, अजीत पवार जी, प्रफुल्ल पटेल जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अमित भाई मौजूद थे। उस मीटिंग में पवार साहब ने खुद अमित शाह जी से ये इंटरेस्ट जताया कि उनको सपोर्ट देने में इंटरेस्ट है। सारी जो डिटेल्स है पावर शेयरिंग की, किस मिनिस्ट्री किसको जाएगी, कौन सा पोस्ट किसको जाएगा, वो सारी जो डिटेल्स है वो तय हो गई। फिर ये तय हुआ कि प्रेसिडेंट्स रूल को लाने में वो मदद करेंगे। प्रेसिडेंट्स रूल आ जाए फिर वो महाराष्ट्र का टूर करेंगे और टूर करने के बाद मीडिया के सामने आकर बताएंगे कि मैंने लोगों की स्थिति देखी है और लोगों की स्थिति देखने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि महाराष्ट्र को एक स्थिर गवर्नमेंट की ज़रूरत है और वो स्थिर गवर्नमेंट प्रोवाइड करने के लिए मैं और मेरी पार्टी बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए रेडी है। लेकिन सिर्फ अमित शाह से ही शरद पवार मिले या पीएम मोदी से भी मिले, वो कुछ इस किताब में लिखा? उस वक्त नहीं मिले थे पीएम मोदी से, तो वो बाद कहीं 20th को मिले। लेकिन फिर अगर ये कोशिश हो रही थी तो सरकार क्यों बनी नहीं? क्योंकि पैरेलली शिवसेना और कांग्रेस भी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे उन्हीं के साथ। और मुझे ऐसे लगता है, एक्चुअली डिस्क्लेमर ये है कि पवार साहब को कोई नहीं समझ सकता, तो मैं भी नहीं समझ सकती, लेकिन पैरेलली जब वो भी कोशिश कर रहे थे गवर्नमेंट बनाने की, तो शायद
शिवसेना और कांग्रेस काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ेस करने को तैयार थे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा पावर एनसीपी और पवार साहब के पास कॉन्सेंट्रेट हो जाता। तो शायद इसी वजह से उनका मन बदल गया। आपने और एक जिक्र किया है और एक खुलासा किया है कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार में एसएमएस पे कम्युनिकेशन हुआ या चैटिंग हुआ, वो क्या चैप्टर है उसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल। जब पवार साहब का मन बदला तब ऐसे काफ़ी एनसीपी के लीडर थे जो उनके नए फैसले को सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन वोकली मीटिंग में अजीत पवार जी अग्रेसिवली इसको अपोज करते थे कि नहीं, मुझे लगता है कि 3 पार्टी की सरकार नहीं चल सकती और हमें बीजेपी को ही सपोर्ट देना चाहिए, जो हमारा ओरिजिनल प्लान है। फिर एक एक एमिसरी ऑल्सो जो एनसीपी के बहुत सीनियर लीडर है, प्रीवियस यूनियन कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, वो अगेन फडणवीस जी के पास आए और फडणवीस जी को बताया कि अजीत दादा अभी भी जो हमारा ओरिजिनल प्लान है वो एग्जीक्यूट करने को रेडी है। तो फिर उनके बीच में कांटेक्ट बना और फडणवीस जी ने उनको पूछा कि क्या ये सच है, तो अजीत दादा ने बताया जी बिल्कुल ये सच है और मेरे साथ 28 एमएलएज हमें सपोर्ट करने को रेडी है और भी सपोर्ट करेंगे। तो हम उन एमएलएज को वही होटल में रखेंगे, बाकी सब एमएलएज के साथ, अलग कहीं पे नहीं लेके जाएंगे और एक हर एमएलए को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि एक दूसरे एमएलए को हमारी तरफ कन्वर्ट करें। तो ये पूरा उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई। बीजेपी एनसीपी के बीच में मीडिएटर करके, मतलब अजीत दादा हो, देवेंद्र फडणवीस हो, शरद पवार जी हो, अमित शाह हो, इनके बीच में एनसीपी के एक बड़े नेता मीडिएटर की भूमिका निभा रहे थे। ये कौन है और कब तक ये मीडिएटर उनकी भूमिका आगे लेके जा रहे हैं? देखिए, मैं उनका नाम नहीं बता सकती, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि वो प्रीवियस यूनियन गवर्नमेंट में मिनिस्टर रह चुके हैं और अभी भी वो एनसीपी के बहुत ही सीनियर लीडर हैं। जो शपथ विधि राजभवन में अर्ली मॉर्निंग हुआ, उसके बारे में आपने अपनी किताब में कुछ दावे किए हैं? जी क्या वो बिल्कुल। किस तरह से हुआ? बिल्कुल। उसके बारे में क्या सच्चाई है, मतलब सच्चाई मतलब क्या हुआ पीछे था? पीछे जी, की गतिविधियों से। नेहरू सेंटर पे जो मीटिंग हुई थी 22 तारीख को, उस मीटिंग से निकलने के बाद अजीत पवार जी वर्षा पहुंचे और फडणवीस जी को बताया कि ऐसा लग रहा है कि अब हम इन्हें रोक नहीं पाएंगे, ये कभी भी दावा कर सकते हैं गवर्नर के पास जाके। तो अगेन देवेंद्र फडणवीस जी ने अमित शाह को बताया और अमित शाह जी ने तुरंत ही डिसीजन लिया कि अगर हमें दावा रखना है तो हमें इमीडिएटली करना पड़ेगा, आप तुरंत जाइए गवर्नर के पास लेटर्स ऑफ सपोर्ट लेके दोनों पार्टियों की, और उसके बाद मैं यहाँ पे सेंटर में से देखता हूँ कि कैसे जो प्रेसिडेंट्स रूल है उसको रिवोक कर सके। टाइम नहीं था कि यूनियन कैबिनेट मीटिंग बुला सके जो नॉर्म है प्रेसिडेंट्स रूल रिवोक करने के लिए। तो फिर उन्होंने सेंटर से जो कोशिशें की रिवोक करने की, वो उनकी तरफ से, और यहाँ पे साइमल्टेनियसली गवर्नर के घर पे तैयारियां होने लगी क्योंकि लेटर मिल गए, सिग्नेचर्स मिल गए। अजीत दादा लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर थे, उनके पास सारी सिग्नेचर्स थी, वो व्हिप इश्यू कर सकते थे। तो उस बेसिस पे गवर्नर ने वो दावा एक्सेप्ट किया और गवर्नर ने फिर प्रेसिडेंट्स रूल रिवोक किया। कई सारे विधायक, एनसीपी के विधायक अजीत पवार जी के साथ थे। आपने कहा है कि 28 विधायक उनके साथ थे, तो उनको कैसे इकट्ठा रखा गया अजीत पवार ने, और फिर वो सारे विधायक एनसीपी में फिर से शरद पवार जी के साथ जाने के लिए कैसे तैयार? जहाँ तक मुझे पता है वो सारे विधायक अजीत दादा के टच में थे, और जब वो जान गए कि पवार साहब अजीत दादा को लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर से निकाल के फिर जयंत पाटिल जी को डाला है, फिर भी वो उनको सपोर्ट करने को रेडी थे, फिर भी बीजेपी को सपोर्ट करने को रेडी थे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जब बदला तभी प्लान फिर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। लेकिन